आज हमारी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है और बैठक में जो हमारी पार्टी के उम्मीदवार थे उन सबको भी हमने आमंत्रित किया है और उसके साथ साथ पार्टी के सारे पदाधिकारी भी। और इसलिए आज की बैठक रखी गई कि इस चुनाव के अंदर पार्टी के नेताओं की क्या भूमिका रही, क्या कारण रहे कि जिसकी वजह से जो हमें उम्मीद थी, जिस किस्म की एक चर्चा थी पूरे प्रदेश में कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है वो अब की बार तीसरी ताकत के रूप में उभर करके आएगा। और आम चर्चा थी कि हम 15 से 20 सीटों पे दोनों पार्टियां मिलकर के जीतने जा रही थी। लेकिन लास्ट के 2 दिन में जाकर के एक बड़ा फेरबदल हुआ। उन बातों को लेकर के आज हमने चर्चा करी, उसके साथ साथ सभी से सुझाव लिए कि भविष्य में हमें संगठन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए किस किस्म के कदम उठाने चाहिए। सब साथियों की एक राय है कि हमें पार्टी के संगठन को नए सिरे से खड़ा करना चाहिए और नए जो साथी हैं उनको संगठन में जिम्मेवारी देनी चाहिए। उसके साथ साथ एक सुझाव और भी आया कि संगठन में 4 साल के बाद बदलाव करना चाहिए। चाहे कोई पद मेरे पास है, चाहे पद किसी और साथी के पास है, वो 4 साल तक उस पद पे रह करके पार्टी को मजबूत करे, संगठन को मजबूत करे और उसके बाद स्वेच्छा से पार्टी के लिए काम करे, पर नए साथियों को मौका दे ताकि और नए लोग जुड़ें। नए को जब मौका मिलेगा तो उससे मान के चलो संगठन को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। उसके लिए मैं अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखूंगा, सारे साथियों से पूछूंगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को अधिकृत किया जाए। जो सुझाव आपने दिए हैं उस पर वो अपना फैसला लें। जहाँ हम संगठन में फेरबदल करेंगे, वहीं उसके साथ साथ जैसे ही किसान फुर्सत में आएगा हम लोगों के बीच में फिर जाएंगे। जहाँ अपने संगठन को मजबूत करने में लगेंगे, वहीं सरकार की जो बेकायदगियाँ है उनके बारे में भी लोगों से खुल के चर्चा करेंगे और कैसे भाजपा सत्ता में आई इसके बारे में तो अब मेरे कहने और बताने की जरूरत नहीं रही। जो हमें बी टीम कहते थे, जो हमें वोट काटू कहते थे, आज भाजपा अगर सत्ता में है तो उसको सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी व्यक्ति की है तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा के केवल एक डर था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कहीं सत्ता की तरफ बढ़ गई तो तेरा समय मुश्किल हो जाएगा। उसने जहां कांग्रेस को राष्ट्रीय सतह पर मजबूत होने से रोकने में जो अड़चनें पैदा करी, वहीं हरियाणा में भी जिस कांग्रेस की चर्चा थी आम की कांग्रेस सत्ता में आ रही है, उसी ने उसको रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। सीटों के बंटवारे को लेकर के ले लो और जहां भाजपा तो लगातार कैसे सत्ता में आए, कैसे कांग्रेस को हराया जाए, उसके ऊपर काम करनी थी। जहां हम ये चाह रहे थे कि भाजपा और कांग्रेस दोनों सत्ता से दूर रहे ताकि 10 साल के उसको शासन से लोग परेशान थे, दुखी थे, बदलना चाहते थे, वहीं कांग्रेस एक ही काम में लगी हुई थी, हुड्डा एक काम में लगा हुआ था। हुड्डा भाजपा को हराने की बजाय हमें रोकने में लगा रहा कि किसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को रोक लिया जाए। जैसे पहले
जननायक जनता पार्टी ने, इस भाजपा ने हमें रोकने के लिए एक नई पार्टी खड़ी करवाई थी और उसके बाद उन्हीं को अपना सहयोगी बना करके सत्ता पे काबिज हुए थे। आज जो हमें ख़त्म करना चाहते थे वो ख़त्म हो गए। इसी तरह आने वाले समय में आप मान के चलो, लोगों को कांग्रेस की असलियत का पता चल चुका है। हुड्डा के बारे में लोगों को खुल करके जानकारी आ चुकी है कि हुड्डा साहब ने ही इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा, अगर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। जहाँ बीजेपी ने जात पात को बढ़ावा दिया, वहीं हुड्डा ने भी उसमें अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने भी कहीं विशेष रूप से जाट को राजनीति में दूर करने का काम किया है। जिसका वर्चस्व था, जो कभी हरियाणा की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाली कौम थी, आज आपने देखा नहीं किस तरह से विधानसभा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ने जब अपनी बात कहनी शुरू करी थी, तो सबसे पहले अगर किसी जाति विशेष को लेकर के किसी ने कटाक्ष किया तो भाजपा ने किया। करनाल का जो विधायक था, मैं वो सदन देख रहा था तुम्हारा, उसमें किस तरह से उसने खुल करके ये कहा था कि जो लोग हमें कमज़ोर करना चाहते थे, हमने उनको खुडे लाइन लगा दिया। कहा था कि नहीं कहा था? आज भी जात पात का जहर घोल करके भाजपा कहीं ना कहीं राजनीति में आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ भाईचारा हमेशा मजबूत रहे, आगे भी है और ज़्यादा मजबूत रहेगा। आज जो सबसे ज़रूरी बात है, पिछले 2-3 दिन से लगातार एक चर्चा हो रही है चंडीगढ़ को लेकर के, हरियाणा की राजधानी, हरियाणा की विधानसभा बनाने को लेकर के। बड़ी हैरानी की बात है कि हरियाणा की जो मौजूदा सरकार है, वो तो जमीन लेने के लिए उसके एवज में जमीन दे रही है। और हुड्डा की तरफ से एक बयान आया है कि हमारा जो है 40% हिस्सा है चंडीगढ़ के ऊपर। 10 साल मुख्यमंत्री रहा है हुड्डा साहब को, मेरी ख्याल है आज भी चंडीगढ़ के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। चंडीगढ़ जो है वो हमारा है, हरियाणा का है। जो शाह आयोग बना था, उस आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अंदर साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि चंडीगढ़ हरियाणा को दिया जाए और 107 गांव हिंदी भाषी क्षेत्र के जो थे या वो दिए जाए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने एक अवार्ड लागू करने का कोशिश करी थी, वो लागू नहीं कर पाई थी। इसको लेकर के फिर राजनीति हुई। फिर एक, आपको ध्यान होगा, राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था जिसका चौधरी देवीलाल ने विरोध किया था। और उस राजीव लोंगोवाल समझौते के अंदर भी ये साफ लिखा हुआ था कि अगर चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा तो 107 गांव हिंदी भाषी क्षेत्र के हरियाणा को दिए जाएंगे। और उस पर रायशुमारी भी हुई थी उस वक्त। उसके इलावा पंजाब के एक मिनिस्टर का बयान आया कि हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। वो कहता है कि ये पंजाब के गांव के लोगों को उजाड़ करके बसाया गया चंडीगढ़ है। शायद उसको भी राजनीतिक ज्ञान नहीं है। ये जो खड़ का इलाका था, खड़ जो तहसील थी, ये अम्बाड़ा का पार्ट था। और अकेला खड़ नहीं, आपका जो रोपड़ तक का एरिया है वो भी अम्बाड़ा जिले का हिस्सा था। ये तो बंटवारे के वक्त के अंदर केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पंजाब और हरियाणा के लोगों का विभाजन करना चाहा। उसके लिए हरियाणा को बचाने के लिए अगर किसी ने सबसे बड़ा संघर्ष किया, सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, चौधरी देवीलाल ने लड़ी। उनकी वजह से अलग हरियाणा प्रदेश बना। उन्हीं के संघर्ष की वजह से शाह आयोग की रिपोर्ट जो है, जिसको लागू होना चाहिए था, इंदिरा गांधी ने अवार्ड सुना करके कहीं चंडीगढ़ भी पंजाब को देने की प्रयास किया। उस वक्त चौधरी देवीलाल ने विरोध किया।
उसके बाद राजीव लोंगोवाल समझौता जो हुआ उसमें फिर चंडीगढ़ देने की बात आई थी। उसका विरोध अगर किसी ने किया तो चौधरी देवीलाल ने किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। उसके अगेंस्ट ट्रैक्टर यात्रा निकाली नारनौल से लेकर के चंडीगढ़ तक, लोगों में जागृति पैदा करी कि हम किसी कीमत पर जाने नहीं देंगे। उसके बाद SYL के पानी को लेकर के भी इन्होंने राजनीति करी, तो उसमें भी अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो हमारी पार्टी लड़ी। आज भी मैं खुल करके आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि पहले भी चंडीगढ़ के ऊपर हमारा अधिकार था, आज भी है। हम किसी भी कीमत पे चंडीगढ़ किसी दूसरी स्टेट के पास नहीं जाने देंगे। या तो चंडीगढ़ पंजाब को अगर दिया जाएगा कल को, तो उसके एवज में 107 जो हिंदी भाषी गांव है, उन गांव को हमें केंद्र की सरकार की तरफ से मिले। और अगर वो गांव नहीं दिए जाएंगे तो फिर हम अपना हक जो है वो किसी कीमत पे ख़त्म नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें कितना भी बड़ा लड़ाई लड़नी पड़े, कितना बड़ा संघर्ष करना पड़े, इसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़े, उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हमने हरियाणा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और आगे भी हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए लड़ने का काम करेगा। मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि हम विधानसभा के लिए इसके एवज में ज़मीन दे देंगे, यहाँ ज़मीन ले लेंगे, हमें वो भी नाम मंजूर है। उस बात को भी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी तरफ से इस बात का कड़ा विरोध करेंगे। हम अपना हक जो है वो किस तरह से छोड़ देंगे। जहाँ ये सारी चीज़ें होंगी वहीं हम नए सिरे से जैसे किसान फुर्सत में आएगा लोगों के बीच में जाएंगे और फिर से अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। सर, इस पूरे मामले के ऊपर अब चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा जो ज़मीन हरियाणा की तरफ से दी जा रही थी चंडीगढ़ की, उसका सर्वे करवाया। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन जो है वो अनसुइटेबल है। अरे आप मुझे एक चीज़ बताओ, कौन होता है चंडीगढ़ प्रशासन जो जाकर के पंचकुला की ज़मीन का सर्वे करे? ऑफर किया ना हरियाणा। अरे क्यों की ऑफर है? ये हरियाणा की गवर्नमेंट की कमजोरी है, ये सरकार की कमजोरी है कि वो उसको इस जमीन के एवज में जमीन दे रही है। कभी आज तक किसी स्टेट की जमीन इस तरह से ट्रांसफर हुई है? किसी स्टेट ने अपनी 1 इंच जमीन छोड़ी है? तो ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है? ये कहीं नहीं बढ़ेगा। ये केवल और केवल अखबार की आपकी न्यूज़ है, इससे आगे कुछ नहीं है। SYL का मामला आगे बढ़ा, SYL पे कितने फैसले आ लिए। आज SYL का पानी मिला आपको, तो फिर राजधानी की जमीन भी नहीं मिलेगी इसकी विधानसभा के लिए। सर अभी है क्या सर? जरूरत तो अब है विधानसभा की, सीटें भी बढ़ेगी, बड़ी बनानी, इसका क्या आपकी? वहीं पे बनाई जाए, अपनी जमीन अपना हक लेकर के, चाहे वो कहते हैं हमारी 1000 करोड़ की 1000 करोड़ रुपया दे करके बनाओ, क्या दिक्कत है? जमीन के बदले जमीन देने का क्या मतलब है? सर अभी भी सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल से इस्तीफा दे दिया, किस तरीके से देखते हैं? भाई उनकी अपनी पार्टी का फैसला है, सुनो लो ना, उनकी अपनी पार्टी का फैसला है कि जब तक बादल साहब के खिलाफ जो उनके जो आपका जो 5 प्यारों की तरफ से जो उनको गिल्टी करना है, क्या सज़ा देनी है, कैसे करना है, तब तक उनके ऊपर एक बंदिश है एक तरह से कि वो किसी भी राजनीतिक कार्य में हिस्सा नहीं ले सकते। तो अब उन्होंने अपनी पार्टी को भी तो आगे चलाना है कि नहीं चलाना है, फिर उनके अपने फैसले हैं। आगे वो इस पर क्या करना चाहेंगे, किसको बनाना चाहेंगे। ये संगठन बनाओगे सर, ये कब से हो रही है संगठन का? आपने कहा कब से प्रक्रिया? जल्दी शुरू कर देंगे। मैं और माजरा साहब दोनों पूरे प्रदेश में जाएंगे। आप बैठो अंदर। मैं और माजरा साहब पूरे प्रदेश में जाएंगे, सब जगह कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे। कौन साथी नए जो है जिनको ये जिम्मेवारी दी जा सकती है, उनसे भी चर्चा करेंगे। जल्दी नया संगठन बनाएंगे। सर, विधानसभा के सेशन में DAP को
लेकिन सरकार का ये दावा है कि कहीं कमी नहीं है, रह कार्य किसान। आज भी कमाल की बात यह है कि डीएपी के लिए लाठीचार्ज हो रहा है लोगों की। महिलाओं को लाइन में लग करके डीएपी लेनी पड़ती है। मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर सदन में इस तरह से झूठ बोल करके सदन को गुमराह करे, ये आप अपने भी सोशल मीडिया पे, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में रोज नहीं दिखाते हो। तो फिर आप एक चीज बताओ कि लोग लाइन में है कि नहीं है? तो फिर मुख्यमंत्री क्या है? फिर मुख्यमंत्री को ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए? मुख्यमंत्री को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारी कमजोरी है, हम इसको ठीक ढंग से संभाल नहीं पाए, हम इसको ठीक करेंगे। वो तो ठीक करने की बजाय जो है उल्टा हाउस के अंदर मेजोरिटी के साथ झूठ को सच साबित करना चाहता है। विपक्ष कमजोर है, अगर विपक्ष मजबूत हो तो फिर मुख्यमंत्री इस तरह से खड़ा होकर के झूठ नहीं बोल सकता। सर सवाल तो कांग्रेस से जुड़ा है, लेकिन विपक्ष का नेता नहीं है सर सदन में, कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? तो फिर विपक्ष कहाँ है? भाई जो पार्टी अपना नेता नहीं चुन सकती, जिसने अपना संगठन खड़ा नहीं किया, वो काय का विपक्ष है? वो तो मुख्यमंत्री के हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं। भाई आप खड़े खड़े एक आदमी को शरेआम जो सदन को गुमराह कर रहा है, सदन का नेता है, और आप उसके सामने मुक्त दर्शक होकर के बैठे हो, कम से कम है आप उसका विरोध नहीं कर सकते तो वॉकआउट तो कर सकते हो। ये तो कह सकते हो कि हम तेरी झूठी बातें सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। पर वो तो चाहते हैं कि सरकार और मजबूती से चले। जो नतीजा है सर, क्योंकि आप नतीजों के बाद पहली बार हम मिल रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं? 31 से वो 37 हो गए, आपकी भी सीट बढ़ गई, जेजेपी 0 हो गई, सरकार की। जेजेपी को तो मैंने आपसे पहले दिन ही कहा था कि अगले चुनाव में जेजेपी खत्म हो जाएगी, और अगले चुनाव में आज तुम्हारे को कह के जाता हूँ कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ये कांग्रेस जो है, अब लोगों की ये बात समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में पहले जेजेपी ने बड़ी भूमिका निभाई, अब कांग्रेस ने निभाई। अगले चुनाव में आप देखना कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। कांग्रेस तो अगली लड़ाई भाजपा की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बीच में होगी। जो ईवीएम पर आरोप लग रहे हैं सर, इसको कैसे देखें आप? हुड्डा पे लग रहे हैं आरोप सीधे, उन्हीं की अपनी पार्टी के लोग क्या कहते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड आप हुड्डा से पूछ लो, वही बता देगा कि मैंने किया था नाश इनका। पराली को लेकर सर क्या कहेंगे? जुर्माने जो है वो किसानों पर लग चुके हैं, लगाए जा रहे हैं। ये सरकार किसानों की सबसे बड़ी विरोधी है। ना डीएपी, ना यूरिया, ना बीज, ना खाद। अब पराली को लेकर के किसान को परेशान किया जा रहा है। अब लगातार ये कह करके कि पराली की वजह से गैस के चैम्बर बन गए। आप एक चीज़ बताओ मुझे, सिर्फ और सिर्फ जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो ये कहते हैं कि 3% जो है पॉल्यूशन जो है केवल पराली की वजह से होता है। तो 97% पॉल्यूशन जो है वो चैम्बर जो है वो कहाँ से आया, वो धुआं कहाँ से आता है? ये कारखानों से है, ये साधनों से है। आप इन पे रोक लगाओ। आप अकेले किसान को परेशान कर रहे हो, किसान का क्या दोष है इसमें? किसान को आप इससे बड़ी झूठ और क्या बोलेंगे ये लोग? मुख्यमंत्री का बयान था कि 5000 धान की वो जो बेल बनाने जो वाली मशीनें जो है वो हमारे अकेले कुरुक्षेत्र जिले में है। 5 या 7 हज़ार का आंकड़ा दिया था उन्होंने, अखबार की न्यूज़ थी। तो मुश्किल से 400 गांव होंगे, फिर तो एक गांव में 18-18, 20-20 मशीनें होनी चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आप जाके पूछो किसी गांव में एक सिंगल मशीन मिली है। एक सर सरकार के जो लोग हैं, बीजेपी के लोग भी, एक तो ये डीएससी का जो वर्गीकरण हुआ है इसकी, और जो 1,20,000 बच्चों की नौकरी सिक्योर की, इसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। आप इस पे कितनी नौकरी? सर हरियाणा कौशल रोजगार निगम से 1.25 लाख बच्चे जो कॉन्ट्रेक्चुअल लगाए थे, उनकी जॉब सिक्योरिटी 18 साल चालू लेकर आ रहे हैं सर 18 तारीख को।
तो वो कह रहे हैं कि हमने इन बच्चों को जॉब सिक्योरिटी का वायदा किया था, वो वायदा पूरा करने चुनाव का, और एक एससी समाज का जो वर्गीकरण किया है सब रिजर्वेशन में, उसको लेकर अपनी उपलब्धि बता रहे हैं सर। कह रहे हैं चुनावी वायदा पूरा कर दिया 1 महीने में। बात तो कर रहे थे 2 लाख को रोजगार देने की, वायदा किया था ना, वायदा किया था 2100 रुपये महिला के खाते में डालने की। ये वायदा था कि नहीं था इनका? वायदा था इनका, ये जो अग्निवीर के जितने भी